Hello everyone and welcome back again to our YouTube channel VSA जयपुर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर को कैसे परचेज करना है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन उसके होने चाहिए और कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज के सेशन लेट्स नो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर या लैपटॉप जब भी परचेज करें तो हमें क्या देखना चाहिए, उसके स्पेसिफिकेशन हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं है, वो सारी चीज हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सीपीयू से। हमारे पास जो है सीपीयू, उसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्लियर। तो जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हम लोग कौन सा चूज करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है सीपीयू की। इसकी डबल साइड, बैक साइड और जो फ्रंट पैनल है वो कुछ ऐसा शेप में दिखता है। जो प्रोसेसर है उसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोल रहे हैं, सीपीयू भी बोलते हैं। तो वो फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है और बाहर की साइड से देखें तो ऐसी कुछ फॉर्मेशन होती है। जब उसको मदरबोर्ड पे पेस्ट करते हैं तो हमें ये वाली साइड विजिबल होती है, अगेन ये वाली, क्लियर। तो हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है, प्रोसेसर हम लोग जिसको बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, छोटा सा डिवाइस, आई थिंक क्रैक जैक बिस्किट के अकॉर्डिंग उसकी शेप में, क्लियर। तो हमें कौन सा प्रोसेसर परचेज करना चाहिए, ये सारे इंटेल के हैं हमारे पास ऑप्शन। इंटेल हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोसेसर प्रोवाइड करवाता है वो हम लोग देखते हैं। अभी लेटेस्ट में है हमारे पास i3, i5, i7 और i9। ये प्रोसेसर की एक फॉर्मेशन है उनके नेम के अकॉर्डिंग, उनकी जनरेशन और उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ये ओल्ड है, थोड़ा सा ओल्ड है, ये उससे बेटर है, ये बेटर है और ये बेस्ट है। अभी जो लेटेस्ट में है वो i9 प्रोसेसर है इंटेल का। तो अब हमें डिसाइड ये करना होता है कि हम लोग कौन सा प्रोसेसर परचेज करें। तो देखो बेसिकली ये है कि i3 से एटलीस्ट होना चाहिए, हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। i3 प्रोसेसर तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगेन हमारे पास बेटर में है i5, i7 और i9। तो आई थिंक अगर आप स्कूल ऑफिस का नॉर्मल वर्क करते हैं, फाइल क्रिएट करना, अपनी फोटोज मेमोरी सेव करना, मूवीज देखना, ऑडियो वीडियो प्ले करना, तो हमारे लिए बेस्ट होने वाला है कि i3 प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। इन केस हमें थोड़ा सा एडवांस वर्क करना होगा तो हम लोग एडवांस प्रोसेसर पे जा सकते हैं, दैट मीन्स i5। और इसका ऑप्शन हमें अगर यही फुलफिल करना है तो फिर हमें देखना होगा कि उसकी जनरेशन कौन सी है। जैसे i3 जो प्रोसेसर है उसकी एटलीस्ट 10th जनरेशन से मेरा मीन्स ये है कि जो अपडेट आते हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, जो अपडेट आते हैं, जो प्रोसेसर में जो भी बग्स हैं वो सारे जो उनको रिपेयर करने के बाद जो भी अपडेटेड फाइल होती है, दैट मीन्स जनरेशन। हम लोग उन जनरेशन की बात कर रहे हैं। इन केस हमने कोई डिवाइस बनाया i3 प्रोसेसर, नेक्स्ट मंथ को हमें ये फील हुआ कि i3 को और कॉम्पेटिबल और बना सकते हैं और परफॉर्मेंस वाइज उसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम जो उसकी बग्स हैं उनको रिलीज करेंगे। रिलीज मतलब उनको जो बग है उनको रिपेयर करके एक नया अपडेट वर्जन लॉन्च करेंगे, दैट मीन्स सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट में लॉन्च हुआ था ऑलरेडी वो फर्स्ट जनरेशन का था, देन अगेन सेकंड जनरेशन की उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है, जो उसमें लैग थे, जो इसमें बग्स थे, जो एरर्स थी, उनको रिपेयर करके, दैट मीन्स सेकंड जनरेशन। तो हमारे पास i3 का अगर प्रोसेसर परचेज करते हैं तो एटलीस्ट 10th जनरेशन का होना चाहिए, 10th और 11th जनरेशन का भी हो, अभी लेटेस्ट में 11th तक है। i5 जो प्रोसेसर है हम लोग तब चूज कर सकते हैं जब हमें एडिटिंग करनी हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो या फिर हमें गेमिंग करनी हो, तो हम लोग i5 प्रोसेसर परचेज कर सकते हैं। और जिनका ज़्यादा लोड वाले वेबसाइट होती है या सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर उनका वर्क होता है तो हम लोग i5 प्रोसेसर पे जा सकते हैं,
क्लियर। बट i3 अगर हमें 10th जनरेशन का है तो वो हमारे अकॉर्डिंग वाइज नॉर्मल गेमिंग भी हो सकता है, उसमें नॉर्मल एडिटिंग भी हो सकती है, तो i3 बेस्ट रहने वाला है। i5 पे भी सोच सकते हैं। i7 और i9 की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं हमारे जितने काम के अकॉर्डिंग है। एक्चुअल में हमें कंप्यूटर भी तो वैसा ही चाहिए। इन केस एक एग्जांपल के लिए हम लोग ये देखते हैं, i9 प्रोसेसर है, उसकी कैपेसिटी 100%, सबकी कैपेसिटी अपने आप में 100% है। एक एग्जांपल के बेसिस पे देखते हैं, अगर मुझे फाइल ही क्रिएट करनी है, वीडियो ऑडियो फाइल देखनी है और थोड़े थोड़े उसमें एडिटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि i9 प्रोसेसर पे जो वर्क कर रहा हूँ वो मैं 20% वर्क कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे वर्क है वो नॉर्मल वर्क है। तो एज कंपेयर करें कि जो प्रोसेसर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूटिलाइज कितना कर रहे हैं, दैट मीन्स 20%। तो फिर 100% परचेज करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, तो मुझे i9 प्रोसेसर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 20% वर्क है, 20% मेरा जो भी प्रोसेसर है जो फुलफिल करता है मुझे वो परचेज करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले चाहिए तो आप ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए कंप्यूटर से, आपको वर्क लोड ज़्यादा है तो i7 और i9 पे जा सकते हैं। बट आई थिंक i3 और i5 जो भी आप मोस्टली वर्क करते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए एम्प्लॉय, तो आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन अगेन रिवीजन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि प्रोसेसर है वो दिखने में ऐसा है। क्लियर। इंटेल i3, i5, i7 सब दिखने में सेम है, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस उनमें डिफरेंस है परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग, तो यहां से हमने सेलेक्ट किया, लास्ट पेज से हमने सेलेक्ट किया है कि हमें i3 हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा है, तो i3 आउटपुट हमारा ये होना चाहिए कि i3 और i5 ये परचेज कर रहे हैं, ये एटलीस्ट मिनिमम 10th जनरेशन का होना चाहिए। और अगर हम लोग i5 परचेज कर रहे हैं दैट मीन्स 4th जनरेशन, 5th जनरेशन बेस्ट है हमारे साथ, हमारे लिए। तो हम लोग ये दो चूज कर सकते हैं। इस जो प्रोसेसर वाले सेक्शन है इसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए आउटपुट क्या रहने वाला। आउटपुट ये है कि i3 का अगर परचेज कर रहे हैं तो मिनिमम 10th जनरेशन में भी 11th जनरेशन आप परचेज करते हैं, i5 में एटलीस्ट 4th जनरेशन होना चाहिए, जो आगे इन फ्यूचर आपको कंपैटिबल रहेगा नए डिवाइस या नए कुछ जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऐड करने के लिए आपके मदरबोर्ड या आपके सीपीयू में। तो ये हमारा बेस्ट रहने वाला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टोरेज। सबसे पहला स्पेसिफिकेशन हमने अभी देखा, दैट मीन्स प्रोसेसर कैसा होना चाहिए, प्रोसेसर हमने देख लिया। अब देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज में हमारे पास 2 मीडियम अवेलेबल है, एक है हमारे पास HDD और एक है SSD। HDD फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तो इनकी फुल फॉर्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग। ये हमारे रीसेंट कंप्यूटर्स में देखो फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी दिखती थी। ये अंदर से इसके फंक्शन शो है इस इमेज में, और ये वाली इमेज है बाहर से हमें दिखता कैसा है, जो HDD है सेम ऐसा। तो सेम ऐसा दिखता है। अब एक्चुअल में फर्क क्या था इनमें, पहले जो कंप्यूटर आ रहे थे या रीसेंट जो कंप्यूटर आते थे 10 ईयर अगो, उनमें मोस्टली होता था ये वाले HDD यूज करते थे हम लोग। तो उसमें ये था कि डेटा को जो ट्रांसफर करने की रेट है या डेटा को रीड करने की जो रेट है, CPU जो रीड करता है, क्योंकि इसमें आपकी विंडो सेव होती है, आपकी फाइल सेव रहती हैं, तो वहाँ से CPU या प्रोसेसर को रीड करने में ज़्यादा टाइम लगता था। तो अभी हमारे पास नया एक और ऑप्शन है, दैट मीन्स SSD, जो हमने अभी डिस्कस किया था, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें हम लोग डेटा जो ट्रांसफर है उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। मीन्स ये है कि इसमें अगर हमें
4 सेकंड का टाइम लगता है किसी फाइल को रीड करने में, तो दैट मीन्स इसमें फॉर एग्जांपल और ऑलमोस्ट हम लोग ये देख सकते हैं कि 1 सेकंड में डेटा को रीड कर लेगा आपका प्रोसेसर। तो मतलब कहने का ये है कि स्पीड के अकॉर्डिंग HDD से बेस्ट है SSD। क्लियर? तो SSD की स्पीड तेज होती है ओवरऑल, इनडायरेक्टली बात करें तो वो जल्दी से डेटा को रीड कर देती है और आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे जल्दी से वो फाइल ओपन हो जाती है। अदरवाइज ब्लू लाइन चलती रहती है, जैसे आप सर्च बार में है तो आप ब्लू लाइन चलती रहती है कि वो भी लोड हो रहा है, देन अगेन आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे शो होती थी वो फाइल। तो SSD में ऐसा नहीं है, ये फास्ट होती है। इनकी फॉर्मेशन, इंटरनल फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इंटरनली HDD में एक डिस्क होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की होती है। क्लियर? यहां पे जो आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, दिस इज हेडर, ये होता है हेड या रीड करने वाला। इस डिस्क में सारी आपकी इंफॉर्मेशन, जो आप डेटा या फाइल्स आप सेव करते हैं, वो सारी स्टोर होती है और रीड करने का काम करता है जो रीड राइट हेड है वो ये। ठीक है, अब इसमें एक प्लेट होती थी और जनरली ये है कि ये अगर कभी डैमेज भी जल्दी हो जाती है, इन केस इसमें कोई क्रैक आ जाता है, या फिर जो हेडर और जो प्लेट है, मैग्नेटिक प्लेट जिस पे आपका डेटा सेव है, उनके बीच में अगर इन केस कोई भी डस्ट पार्टिकल भी आ जाता है तो ये पूरी की पूरी करप्ट हो जाती है। दैट मीन्स इसमें जो डेटा है वो सारा लॉस्ट हो जाता है। अब वहीं SSD की बात कर लेते हैं। SSD में कुछ ऐसी मेमोरी दिखती है इंटरनली ऐसा दिखता है सेम। अब देखते हैं कि इसमें कोई डिस्क नहीं होती है, तो आपका जो डेटा है, डेटा फॉर्मेशन में होता है IC रजिस्टर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, इनको वैसे मोस्टली बोलते हैं कंट्रोलर इस फॉर्म में होता है। तो ऑब्वियसली अगर डैमेज भी होगा तो यहाँ डिस्क डैमेज हो सकती है, यहाँ रीड राइट है, हेड भी नहीं है, तो ये डैमेज होने के चांसेस भी कम होते हैं और डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो भी इससे कई गुना ज़्यादा होती है। अगर हम लोग वैसे देखें तो मिनिमम 5 गुना ज़्यादा होती है डेटा ट्रांसफर की स्पीड। डेटा ट्रांसफर मीन्स ऐसा है कि हम कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं या हमारा जो कंप्यूटर है वो बूट हो रहा है, फर्स्ट में जब चल रहा है तो जल्दी से आपका जो फर्स्ट स्क्रीन है या डेस्कटॉप आ जाएगा अगर आप SSD यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये नॉर्मल वे में मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो HDD टाइम लेती है, HDD से टाइम लगता है क्योंकि प्रोसेसर से इसको रीड करते हैं। क्लियर? तो टाइम लगता है और इसमें टाइम कंज्यूम कम होता है। दैट मीन जल्दी से आपकी फाइल लोड हो जाती है। तो ये तो था बेसिक। हम टेक्निकली कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अभी जो हमारे पास SSD है वो कुछ ऐसी शेप में आती है। इंटरनली हमने देख ली, वहां पे कंट्रोलर या रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो डेटा को कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं। इसी में एक कैच मेमोरी भी होती है, यहाँ पे भी एक कैच मेमोरी होती है जो, अच्छा कैच मेमोरी के लिए हम डिस्कस अलग से करते हैं। कैच मेमोरी क्या होती है कि जब भी रैम और CPU के बीच गैप जो होता है उस गैप को कम करने के लिए कैच मेमोरी यूज करते हैं। ये फास्टेस्ट मेमोरी है और ये एटलीस्ट लास्ट टू लास्ट MBs में होती है। कुछ थोड़ी सी एक मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के पास या CPU और रैम के बीच में इंस्टॉल होती है। उससे क्या है कि जो भी डेटा बार बार रीड करना होता है CPU को, तो वो सारा कैच में होता है। क्लियर? यहाँ पे कैच मेमोरी भी होती है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सेकंड थिंग, SSD कुछ ऐसी दिखती है, उसमें बाहर की तरफ ऐसे 2 पोर्ट होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग पोर्ट को वायर के थ्रू हम लोग मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे इसको कनेक्ट करते हैं, सेम ऐसे ही पोर्ट होते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इसी का एक एडवांस वर्जन है, उसको भी SSD ही बोलते हैं, बट इसका सेम नेम है SSD। ये भी SSD है, इसको बोलते हैं SATA, SATA, SATA SSD। और ये SSD है उसके नेम अकॉर्डिंग M.2, क्लियर? NVMe भी बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, SSD का एडवांस वर्जन है।
ये आपके जो आप पिन देख रहे हैं, ये पिन होती हैं आपके मदरबोर्ड पे इंस्टॉल होती हैं। जो मदरबोर्ड पे ऐसा सॉकेट होता है जिससे आप एक्स्ट्रा एसएसडी ऐड कर सकते हैं, वहां से ऐड करते हैं। सेम ऐसे ही होते हैं इसमें भी। क्लियर। अब हमारे पास फाइनली आउटपुट ये आया कि एटलीस्ट हमारे पास एसएसडी होनी चाहिए हमारे जो कंप्यूटर है उसमें। तो हमने क्या किया कि एसएसडी होनी चाहिए। अभी हमने जब बात की थी प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर होने चाहिए थे i3 या i5। तो अभी तक का हमारा फाइनल आउटपुट ये है कि एसएसडी। और इन केस आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं सेव करने के लिए, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है वीडियो ऑडियो की फॉर्म में, तो हम लोग एक परचेज कर सकते हैं एचडीडी और एक हम लोग परचेज कर सकते हैं एसएसडी। एसएसडी हमें बेसिकली विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करेंगे और ये बाकी अदर फाइल्स के लिए। तो एटलीस्ट ये होनी चाहिए 128 GB एटलीस्ट होनी चाहिए। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, 256 GB एंड समथिंग ऐड कर सकते हैं और भी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से? कि HDD भी यूज कर सकते हैं और SSD भी यूज कर सकते हैं। SSD में हम लोग रखेंगे जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इसमें जो भी हमारी ऑडियो वीडियो फाइल है, जो भी फाइल है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल ये हुआ कि हम लोग SSD प्लस HDD। क्लियर। HDD की जो फॉर्मेशन चाहिए 1 TB 2 TB 4 TB, तो वो मार्केट में अवेलेबल है, वो हम लोग परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा फाइनल आउटपुट ये है। अगेन देखते हैं कि रैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउअडेज प्रोसेसर ऑलरेडी फास्ट होते हैं, परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है, बस उसके अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करनी होती है रैम। क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है लेकिन रैम की परफॉर्मेंस वीक है, तो ओवरऑल हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट वर्क नहीं, वैसा आउटपुट नहीं देगा जैसे हमारे डिवाइस है। तो DDR1 ये फॉर्मेशन एक्चुअल में ऐसी है कि डबल डेटा रेट। DDR की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट। ये हमारे पास कंप्यूटर में जो है इनडायरेक्टली हमारी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन हैं, तो हम लोग कौन सा चूज करने वाले हैं? एक ऑप्शन और होना चाहिए DDR5 जो लेटेस्ट है, बट हम लोग इनमें से डिसाइड कर सकते हैं। देखो DDR1 पहले वाले सिस्टम में होती थी, सो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में इजीली अवेलेबल भी नहीं है, अब हमारे यूज से बाहर हो चुकी हैं। और DDR2 बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिनमें अभी भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग नई परचेज वगैरह करते हैं और तो हमें इजीली नहीं मिलती है, तो इसको भी हम लोग अवॉइड करेंगे। और दूसरा ये था कि इसकी परफॉर्मेंस भी कम होती है, इसकी और भी कम होती थी, तो परफॉर्मेंस वाइज भी हम लोग कंसिडर करेंगे। DDR3 और DDR4 अभी लेटेस्ट में इसलिए है कि ऑलमोस्ट सभी सिस्टम पे वर्क भी कर रही हैं, प्लस इनकी परफॉर्मेंस भी DDR1 और R2 से बेटर है। तो DDR3 भी परचेज कर सकते हैं, DDR4 भी परचेज कर सकते हैं। DDR5 हमारे जो वही बात है, आपके बजट को इंक्रीज कर देगी, तो आप DDR5 भी जा सकते हैं। बट आई थिंक अगर आप नॉर्मल वर्क और एडिटिंग वर्क करते हैं या फिर गेमिंग करते हैं तो DDR3 और DDR4 कंफर्टेबल है आपके पीसी के लिए, आपके लिए भी। क्लियर। DDR5 में जाएंगे बजट हमारा बढ़ सकता है, तो इसलिए हम लोग DDR3 और R4। बट इसमें भी हम लोग इनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? मीन्स 2 GB की भी होती है रैम, 4 GB, 8 GB, 16, 32 और भी बहुत सारे और ऑप्शन हैं हमारे पास में रैम की कैपेसिटी। तो हमें रैम की कैपेसिटी एटलीस्ट 4 रखनी चाहिए या फिर 4 या 8, तो हम लोग सारे वर्क स्मूथली कर पाएंगे। अगर हमारे पास 4 GB रैम है, SSD है और हमारे पास में 4 GB या 8 GB की रैम है, तो हम लोग सारे वर्क स्मूथली कर सकते हैं। कंप्यूटर बिल्कुल स्मूथ चलता है,
आपके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस बेस्ट देगा। तो हमारे पास अभी एक हमारे पास में एक ग्राफ है, या उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं टेबल के अकॉर्डिंग कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो मोस्टली यहाँ हमारे पास रैम है, रैम कौन कौन सी हैं, क्लियर। अब हमें ये कुछ नहीं देखना, ये उनकी इंटेंसिटी है, हमें देखना है ट्रांसफर स्पीड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए, बाकी टेक्निकली और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि अगर SD रैम है तो उसकी स्पीड होगी 0.8 to 1.3 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, ट्रांसफर रेट ये है। अभी हम लोग DDR1 R2 को कंपैरेटिवली देखते हैं तो दोनों में हमें बेटर परफॉर्मेंस ऐसे मिल रही है कि 2 GB, ऑलमोस्ट 2 GB टू 3 GB या ऑलमोस्ट 4 GB टू 6 GB ट्रांसफर रेट है। ट्रांसफर रेट ये है कि जो आपका प्रोसेसर रैम जो रीड कर पा रहे हैं आपके रैम से, जो भी CPU की यूज आ रही है, एक्चुअल में स्पीड होती है CPU की। तो CPU जिस स्पीड का है, तो CPU अगर स्पीड ज़्यादा है तो रैम उसके कॉम्पेटिबल होनी चाहिए। जो हमने DDR3 और R5 में यही बात की थी कि, और इस गैप को, ये जो गैप हमने कैच मेमोरी के लिए बात की थी कि कई बार क्या होता है कि रैम की कैपेसिटी ज़्यादा है और आपकी CPU की कैपेसिटी ज़्यादा है और रैम की कैपेसिटी अगर थोड़ी लो है, तो इन दोनों में बैलेंस करने के लिए हमें कैश मेमोरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए वो सबसे फास्ट मेमोरी है कि जो CPU जो रीड करता है जो फाइल्स, वो कैच में स्टोर होती है। स्टोर मतलब जो बार बार यूज कर रहा है CPU जो भी इंफॉर्मेशन, वो एक क्लिपबोर्ड की तरह कैच में स्टोर होती है। तो ये तो इंटरनली बातें हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल DDR3 और DDR4 को बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत शानदार और अच्छी मिलने वाली है। तो हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि DDR3 R4, और उनकी कैपेसिटी 4 GB और 8 GB हम लोग परचेज करें। इसके अलावा हमारे पास में GPU नेक्स्ट यूज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग गेमिंग करते हैं या नॉर्मल एडिटिंग करते हैं, वीडियो की क्वालिटी से रिलेटेड है, सो दैट GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर। तो हम लोग यहां देखने वाले हैं कि GPU एक्चुअल में GPU की नीड क्यों है या GPU क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे CPU होता है, सेम वैसे ही GPU है, बट GPU ग्राफिक्स से रिलेटेड होता है, प्रोसेसिंग की यूनिट है, क्लियर। अब हमारे पास जैसे GPU है तो वो कहाँ पे बेनिफिट करता है या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी ओवरऑल जो वीडियो, ऑडियो या विजिबिलिटी की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आपके ग्राफिक्स GPU पे। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि GPU जो है उससे क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है फॉर गेमिंग। जब भी हम लोग गेमिंग करते हैं तो उसमें जो क्रिस्टल क्लियर जो विजिबिलिटी है वो आती है GPU से। तो हमें ग्राफिक्स कार्ड जो होता है उसको बोल सकते हैं GPU। उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि जो क्वालिटी चाहिए हमें वो क्वालिटी मिलती है स्क्रीन या विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो अब इसकी कुछ फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मेशन में है कि इंटरनली GPU कैसा दिखता है। इंटरनली GPU ऐसा दिखता है, और एक्सटर्नली बात करें बाहर से तो GPU कुछ ऐसा दिखता है। ये फैन लगे होते हैं क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट निकलती है, उसको अरेंज करने के लिए या मतलब CPU का पूरी परफॉर्मेंस के लिए हमें फैन की रिक्वायरमेंट होती है जो इनबिल्ट होता है। मदरबोर्ड में आप लगाते हैं, ये उसकी पिन होती हैं। तो इस कंडीशन में दिखना ऐसा होता है, सेम ऐसा दिखता है जैसे आपके CPU में कोर होती है, 1 कोर, 2 कोर, 4 कोर, 3 कोर, जैसे क्वाड कोर प्रोसेसर होता है,
ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम जीपीयू में भी कोर होती हैं, लेकिन जीपीयू में कोर 4, 8, 16 नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एन नंबर ऑफ कोर्स होती हैं। वो कोर्स डिसाइड करती हैं, डिफाइन करती हैं आपकी ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी को डिफाइन करती हैं। जो कोर्स हैं, जितने ज़्यादा कोर का आपका जीपीयू होगा उतनी परफॉर्मेंस बेस्ट मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी। क्लियर। अब हमारे पास ये होना चाहिए कि जीपीयू एटलीस्ट होना कितना चाहिए, 1 GB और 2 GB सफिशियंट है, 1 GB या 2 GB सफिशियंट है। इतना ग्राफिक्स कार्ड सफिशियंट है। अगर हम लोग होम बेसिक्स या फिर हम लोग ऑफिस का या स्कूल का वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास ये ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास मोर देन एनफ है। तो हमारा इसका जीपीयू का फाइनल आउटपुट ये आया कि 1 और 2 GB में हम लोग जा सकते हैं, बजट भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मदरबोर्ड। अब जो ये सारे डिवाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रैम, सीपीयू, एसएसडी, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, कंप्यूटर के अंदर जो आपका मदरबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें हम लोग यहाँ जो आप बीच में स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट होता है आपका प्रोसेसर या सीपीयू। अब इसको देखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, इसीलिए तो इसको प्रोसेसर बोलते हैं। ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, प्रोसेस करने वाले को प्रोसेसर बोलते हैं। तो सेंट्रल का मीन्स क्या हुआ, देखो ऑलमोस्ट जो भी आपका मदरबोर्ड है उसके ऑलमोस्ट सेंटर में इंस्टॉल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल। प्रोसेसिंग का इसका काम है प्रोसेसिंग, और ये एक यूनिट है, जैसे मैनेजमेंट यूनिट होती है या कोई और यूनिट होती है, सेम वैसे ही ये एक यूनिट है। अभी तो सीपीयू हमारा यहाँ इंस्टॉल होता है, दैट इज मदरबोर्ड। इधर आपके पोर्ट दिए हुए हैं, पोर्ट सॉकेट बोल सकते हैं उनको, कि कौन से पोर्ट यूएसबी कहाँ लगेगी, माउस या मदरबोर्ड माउस कीबोर्ड कहाँ पे अटैच होंगे, वो ये सेक्शन होता है। ये है मदरबोर्ड। हम लोग अगर मदरबोर्ड देखते हैं तो बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल हैं, इंटेल, जेब्रोनिक्स, गीगाबाइट। तो मोस्टली जो गेमिंग करते हैं वो गीगाबाइट मदरबोर्ड देखते हैं। हम लोग गीगाबाइट ना सही तो इंटेल का मदरबोर्ड देख सकते हैं, ठीक है। गीगाबाइट जो हमारी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमें पोर्ट चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, आई थिंक i3 में जाते हैं तो नॉर्मल जेब्रोनिक्स या और भी कोई भी जो भी कंपनी है उससे नॉर्मल आप लोग परचेज कर सकते हैं जो कंपैटिबल हो i3 और i5 प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब हमने यहाँ एक और देखते हैं, यहाँ पे कुछ पोर्ट दिए हुए हैं हमारे पास में, ऑडियो वीडियो के, स्क्रीन को ऐड करने के लिए, नेट कनेक्ट करने के लिए यूएसबी है, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए कुछ USB 3.1 भी है। अच्छा, एक USB 3.1, उसकी स्पीड 2.0 से ज़्यादा होती है। एक पहले आता था USB, अभी भी आता है USB 2.0, इससे ज़्यादा स्पीड होती है 3.1 की, इजीली डेटा को रीड कर लेता है, इन केस हम लोग पेन ड्राइव ऐड करते हैं तब। क्लियर। अब हमारे पास मदरबोर्ड वो होना चाहिए जो कंपैटिबल हो i3 और i5 प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो हम लोग अदर डिवाइसेस जो परचेज करते हैं फॉर असेंबलिंग या हम लोग पर्सनली अपने लिए कंप्यूटर में, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको देखते हैं। ये डिवाइस होता है यूपीएस, इसको यूपीएस बोलते हैं। जनरल लैंग्वेज में आप बात करें तो दैट इज द बैटरी। तो हम लोग इसको देखते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपका ये है कि आपका अगर कंप्यूटर लाइट ऑफ हो जाती है या स्क्रीन ऑफ हो जाती है या मे बी आप वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे आपका कंप्यूटर चलता रहता है और अगेन आप उसको इजीली स्विच ऑफ या फिर शट डाउन कर सकते हैं। माउस आप जैसा भी यूज करना चाहें, यूएसबी वाला PS2 आजकल नहीं चलते हैं तो यूएसबी माउस बेस्ट है। इसके अलावा आप लोग कीबोर्ड भी देख सकते हैं, ये वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी मिल जाएंगे आपको, विद वायर भी हैं और वायरलेस भी हैं। आपको देखना है आपको कौन सा चाहिए।
मैं एज ए रिकमेंड करेंगे, जैसे अगर मुझे कोई पूछे तो वायर्ड बेटर है। अगर आप एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वायर्ड माउस और कीबोर्ड हम लोग परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज वायरलेस में कभी कभी जो बैटरी इश्यू आता है या कोई की काम नहीं करती है, वो इसलिए नहीं करती जब बैटरी वीक हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, जो सेल की बात करते हैं वो। इसके अलावा ये होता है डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर, डीवीडी राइटर मतलब आप डीवीडी बना सकते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आजकल यूएसबी या पेन ड्राइव भी यूज करते हैं, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। बट नाउ इट इज इसका कोई खास यूज नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगेन हम लोग देखने वाले हैं सबसे, ये पावर सप्लाई का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये एक्चुअल में आपका मदरबोर्ड और सारे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। ये पावर हाउस ऑफ योर सीपीयू बॉक्स। क्लियर? ये हमारे पास अदर में डिवाइस थे। अभी हम लोग नेक्स्ट एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल हमने क्या देखा है कि हमें जब भी कंप्यूटर परचेज करना है, लैपटॉप परचेज करना है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। देखो हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर जो है i3, i5 में भी जा सकते हैं। i7 से अगेन हमें परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, और उतना अगर वर्क नहीं है तो हम लोग यहाँ तक रहेंगे। क्लियर? अब इनमें भी क्या देखना होता है, जनरेशन। अगर i3 परचेज कर रहे हैं तो मिनिमम 10th जनरेशन होना चाहिए, अदरवाइज i5 में जाते हैं तो मिनिमम 4th जनरेशन होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग इसमें एक और चीज़ होती है कि इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कोर भी देख सकते हैं। तो हम एटलीस्ट क्वाड कोर परचेज करेंगे, क्वाड या ऑक्टा कोर। क्लियर? इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्वाड कोर प्रोसेसर। कोर से मतलब ये है कि इंटरनली जैसे फंक्शन करता है, आपका जो कंप्यूटर फंक्शन करता है उस अकॉर्डिंग वो अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, मतलब फंक्शन वाइज उसको स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई ये सीपीयू या प्रोसेसर है तो उसको हम लोग नहीं करते, एक्चुअली उसकी इंटरनल फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग वो स्प्लिट होता है कि इसको बोलेंगे ड्यूल कोर, अब बोलेंगे क्वाड कोर। ठीक है? अगर ऑक्टा कोर होगा तो 8 होंगे ये कैबिनेट, मतलब हम लोग जितने ज़्यादा होंगे कोर उसमें हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी हमने फाइनल किया है कि प्रोसेसर हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि स्टोरेज कैसा होना चाहिए। स्टोरेज हम लोग SSD देख रहे हैं, प्लस में HDD अगर हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है या ज़्यादा कंटेंट को हम लोग रखना चाह रहे हैं, वीडियो ऑडियो, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग रैम का सेक्शन देखें तो रैम में हम लोग DDR3 और R4 इन ऑप्शंस के लिए हम लोग जा सकते हैं, ये बेस्ट है हमारे लिए। DDR5 जो है वो एडवांस है तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर बेसिक यूज कर रहे हैं तो। क्लियर? उसके अलावा हमने GPU देखा था, ग्राफिक्स कार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, जो लोग GPU नहीं समझ रहे हैं। ग्राफिक्स कार्ड वो 1 या 2 GB, 1 GB या 2 GB मोर देन सफिशिएंट है अगर हम लोग नॉर्मल वर्क कर रहे हैं और हमारे अकॉर्डिंग जो विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास अदर डिवाइसेस थे उसमें हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, जो SMPS है वो कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए, UPS कौन सी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ओवरऑल हमने अगर कंप्यूटर परचेज करना है तो हमारा फाइनल जो कंक्लूजन है वो आपके सामने है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा परचेज, किस काम के लिए परचेज करना है। आपके काम के अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास में इस सेशन में हमने अभी देखा है कि हमें जब कंप्यूटर
सब फर्स्ट टाइम परचेज करना है तो हमें क्या क्या देखना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कौन सा CPU या प्रोसेसर या SSD या फिर हम लोग बात करें स्टोरेज रैम, कौन सा सबसे बेटर है हमारे लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइनलाइज करते हैं हमें कौन सा कंप्यूटर परचेज करना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी नया कंप्यूटर परचेज करने की या नया लैपटॉप करने से पहले कॉन्फ़िगर ये होने चाहिए, हमें मिलने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग ऐसे ही टॉपिक को देखते रहेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।